हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम क्लास 10 उर्दू के एक मॉडल पेपर को हल करने वाले हैं। हम आपको बतलाएंगे कि आपके रियल एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन फॉर्म किए जाते हैं और उनका पैटर्न क्या होता है। इन्हीं सभी चीज़ों में आज के सेशन में हम गुफ्तगू करने वाले हैं। तो अगर आप इस बार यूपी बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं तो ये सेशन आप सबके लिए है और ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। ये देखिए, ये जो मॉडल पेपर है इसमें समझ लीजिएगा कितने क्वेश्चंस होंगे, क्या क्या चीजें होंगी। तो सबसे पहली बात तो समझिएगा, इस पेपर में आपके जो मार्क्स होंगे वो 70 मार्क्स का यानी 70 नंबरात का ये आपका पेपर होगा, याद रखेंगे, ये समझ लीजिएगा। शुरुआत में आपको जो है 20 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो मारूजी सवालात होंगे, जैसे हिंदी में कहते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। 20 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। उसके बाद में अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी जो है मुख्तसर तरीन सवालात होंगे, ये 6 नंबर के क्वेश्चन हो जाएंगे, आप समझ लीजिएगा इस तरह से। उसके बाद लघु उत्तरीय क्वेश्चन यानी जो है मुख्तसर सवालात होंगे। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे यानी तफसीली सवालात आपके पास होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहले हम एक एक को हल करके आपको बतलाते हैं कैसे। सबसे पहले देखिएगा बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कसीरुल जवाब पर मबनी सवालात यानी मारूजी सवालात और जवाबात। पहला क्वेश्चन देखिए आपको सामने, नॉवल उमराव जान अदा किसने लिखा था। फर्स्ट ऑप्शन में आपके देखिए मीर अमन है, प्रेमचंद है और मिर्जा मोहम्मद हादिर रसवा है, साद हसन बंटू है। तो सीधा सीधा इसका जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी मिर्जा मोहम्मद हादिर रसवा। मिर्जा मोहम्मद हादिर रसवा बहुत अहम है। आपका ये जो नॉवल है आपने ये कब तख्लीक किया है तो मालूम होना चाहिए। आपने नॉवल कब लिखा है तो नोट कर लीजिएगा, 1899 ईस्वी में आपने ये नॉवल तख्लीक किया है, जरूर आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, लफ्ज इल्म की जमा होती है, क्या इल्म की जमा आलिम होगी या फिर उलूम होगी या फिर उलमा होगी या फिर इल्मियात होगी। तो सीधा सीधा हमारा जवाब हो जाएगा दूसरा ऑप्शन यानी उलूम। लफ्ज इल्म की जमा क्या हो जाएगी, उलूम हो जाएगी, जरूर आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, पतरस बुखारी का असल नाम क्या था। कई सारे ऑप्शन है तो इसमें सही जवाब हमारा हो जाएगा पहला ऑप्शन यानी अहमद शाह बुखारी। पतरस बुखारी का असल नाम क्या है तो नोट कर लीजिएगा, अहमद शाह बुखारी अहमद। अब आप मुझे ये बताएंगे पतरस बुखारी का कौन सा मजमून है, कौन सा इंशाइया है जो कि आपके निसाब में शामिल है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज अहम है, जरूर आप याद रखेंगे। तो पतरस बुखारी का जो इंशाइया आपके निसाब में शामिल है उसे नोट कर लीजिएगा, सवेरे सवेरे जो कल आंख मेरी खुली। सवेरे जो कल आंख मेरी खुली, ये जो इंशाइया है ये किसका इंशाइया है तो आप सबको मालूम होना चाहिए, पतरस बुखारी। चलिए अब बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रशीद अहमद सिद्दीकी कहाँ के रहने वाले थे। फर्स्ट ऑप्शन में देखिए आपके सामने है कानपुर, दूसरे में है नागपुर, तीसरे में है जौनपुर और चौथे ऑप्शन में इलाहाबाद। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए, नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी जौनपुर। रशीद अहमद सिद्दीकी का कौन सा इंशाइया जो कि आपके निसाब में शामिल है तो वो है चारपाई। नोट कर लीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि चारपाई किसका इंशाइया है तो जवाब हो जाएगा रशीद अहमद सिद्दीकी। रशीद अहमद सिद्दीकी के खुद नविश्त है, खुद नविश्त को कहते हैं आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी। उसका नाम क्या है तो नोट कर लीजिएगा, आशुफ्ता बयानी मेरी। क्या नाम है, आशुफ्ता बयानी मेरी किसकी खुद नविश्त है तो जवाब हो जाएगा रशीद अहमद सिद्दीकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, लफ्ज नूर का मुतजाद अल्फाज क्या होगा। क्या अंधेरा हो जाएगा या फिर तारीकी होगा या फिर जुल्मत होगा या फिर रोशनी। तो हमारा जवाब हो जाएगा तीसरा ऑप्शन यानी जुल्मत, नूर और जुल्मत। जीना भी आ गया मुझे मरना भी आ गया, इस मिसरे में कौन सी सनात इस्तेमाल की गई है। क्वेश्चन नंबर 6। पहले ऑप्शन में देखिए तजाद है, दूसरे में तलमीह है, तीसरे में इस्तिआरा है और चौथे में मुबालगा है। तो हमारा जवाब हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन यानी तजाद। सनअत तजाद में मरना और जीना जो दो अल्फाज इस मिसरे में इस्तेमाल किए गए, ये दोनों एक दूसरे से क्या अपोजिट, एक दूसरे के विलोम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, गजल के पहले शेर को क्या कहते हैं। पहले ऑप्शन में देखिए मक्ता कहते हैं या फिर मतला कहते हैं या फिर बैतुल गजल कहते हैं या फिर सरापा कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी मतला कहते हैं।
तो गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं। मतला किसी गज़ल का वो शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। बैतुल गज़ल और गज़ल का जो सबसे बेहतरीन शेर होता है उसे बैतुल गज़ल कहते हैं। सरापा जो है ये मरसिया के अज्जाए तरकीबी में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्लामा इकबाल के उस्ताद कौन थे? मिर्ज़ा गालिब थे, या फिर मीर अमन दहलवी थे, या फिर दाग दहलवी थे, या फिर मीर तकी मीर थे? तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, तीसरा ऑप्शन यानी दाग दहलवी। अगला क्वेश्चन है, एक मुअम्मा है समझने का न समझाने का, जिंदगी काहे को है ख्वाब है दीवाने का, मुंतज़ा वाला शेर किस शायर का है? फानी बदायूनी का क्या ये शेर है, या फिर मोहम्मद इकबाल का है, या फिर फैज़ अहमद फैज़ का है, या फिर असगर गोंडवी का है? तो हमारा जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन यानी फानी बदायूनी। फानी बदायूनी के ताल्लुक से कई चीज़ें इंपॉर्टेंट, जैसे आपका नाम क्या है तो मालूम होना चाहिए, शौकत अली खां। आपका नाम क्या है? शौकत अली खां। आपकी जो पैदाइश हुई है नोट कर लीजिएगा, 1879 ईस्वी में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है, और 1941 ईस्वी में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, जिगर मुरादाबादी का पूरा नाम क्या था? फर्स्ट ऑप्शन में देखें शौकत अली है, दूसरे में अली सिकंदर है, तीसरे में मिर्जा फरहत है, और चौथे में असगर अली है। तो दुरुस्त जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी अली सिकंदर। जिगर मुरादाबादी का पूरा नाम क्या था यानी असल नाम क्या था? तो वो है अली सिकंदर। जिगर मुरादाबादी बहुत अहम है, आपका एक शेरी मजमुआ है आतिशे गुल। तो याद रखिएगा आतिशे गुल और शोले तूर ये किसके शेरी मजमुए हैं? तो आपका जवाब हो जाएगा जिगर मुरादाबादी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, फिराक गोरखपुरी का इंतकाल कब हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन में आपके सामने देखिए 1985 है, दूसरे में 1982 है, तीसरे में 1928 है, और चौथे ऑप्शन में कोई और सन दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी 1982 ईस्वी। फिराक गोरखपुरी बहुत अहम है, आपका एक शेरी मजमुआ है गुले नगमा, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है, याद रखेंगे। गुले नगमा किसका शेरी मजमुआ है? तो जवाब हो जाएगा फिराक गोरखपुरी। जेहले खिरद ने ये दिन दिखाए, इस मिसरे में लफ्ज खिरद के क्या माना है? फर्स्ट ऑप्शन में आपके सामने अक्ल है, दूसरे में समझ है, तीसरे में जहालत है, और चौथे में ना समझी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी अक्ल। खिरद के माना क्या है? अक्ल के है, जरूर आप याद रखेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, नक्शे फरियादी किस शायर के कलाम का मजमुआ है? पहले ऑप्शन में आपके सामने जोश है, दूसरे में फैज है, तीसरे में गालिब है, और चौथे में फिराक गोरखपुरी है। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी फैज अहमद फैज। फैज अहमद फैज के पहले शेरी मजमुए का नाम क्या है? तो वो है नक्शे फरियादी। आपकी कुल्लियात का नाम क्या है? तो उसे भी नोट कर लीजिएगा, नुस्खा हाय वफा। क्या हमने बताया? नुस्खा हाय वफा जो है आपकी कुल्लियात का नाम है, इसे भी आप जहन में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नज्म के लग़वी माना क्या होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन में तरन्नुम में बातें करना, सेकंड में किसी की तारीफ करना, थर्ड में किसी की मौत पर इजहार अफसोस करना, फोर्थ ऑप्शन है लड़ी में मोती पिरोना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी लड़ी में मोती पिरोना। अगला क्वेश्चन, नज्म ईस्ट इंडिया कंपनी के फर्जंदों के नाम किसने लिखी है? पहले ऑप्शन में देखिए फैज अहमद फैज है, दूसरे में जोश मलिक आबादी है, तीसरे में चकबस लखनवी है, और चौथे ऑप्शन में फिराक गोरखपुरी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए, नोट कर लीजिए। सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी जोश मलिक आबादी। जोश मलिक आबादी का असल नाम है शब्बीर हसन खां, इसे भी आप याद रखेंगे। असल नाम क्या है? शब्बीर हसन खां। आपका जो पहला शेरी मजमुआ है वो है रूह अदब, इसे भी याद रखेंगे। इसकी इशाअत अमल में आई है 1921 ईस्वी में। जोश मलिक आबादी की जो खुदनविश्त है, ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है, वो है यादों की बारात। क्या नाम है? यादों की बारात, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, मुहावरा घी के चिराग जलाना के क्या माना होते हैं? खुशियां मनाना, उदास होना, नाराज होना, गुस्सा करना। तो दोस्त जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी खुशियां मनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नॉवेल उर्दू में किस जुबान के जेर असर लिया गया है? पहले ऑप्शन में देखिए अरबी जुबान है, दूसरे में फारसी जुबान है, तीसरे में अंग्रेजी जुबान है, और चौथे में हिंदी जुबान। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी अंग्रेजी जुबान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मीर अनीस के दादा का क्या नाम था? कई सारे ऑप्शन थे, आप मुझे बताइएगा। मीर तकी मीर है, मीर जमीर है, मीर हसन है, एक और ऑप्शन था और वही सही जवाब था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा आप सब नोट कर लीजिएगा। जल्दी से आप सब भी मुझे बता सकते हैं कि सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा।
यानी मीर अनीस के दादा का नाम क्या था, ये जानना आप सब के लिए बहुत जरूरी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नोट कर लीजिएगा, मीर अनीस के दादा का नाम मीर गुलाम हुसैन जाहिद, क्या नाम बताया हमने, मीर गुलाम हुसैन जाहिद जो है आपके दादा का नाम था। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ने तनकीद की कौन सी मशहूर किताब लिखी है? फर्स्ट ऑप्शन में देखिए निकात शुअरा है, दूसरे में मुआज़ने अनीस व दबीर है, तीसरे में मुकद्दमा शेर व शायरी है, और चौथे ऑप्शन में अंदाज़ी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा आप मुझे बताइएगा। तो नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी मुकद्दमा शेर व शायरी। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की अगर हम पैदाइश की बात करें तो नोट कर लीजिएगा 1837 में पानीपत में पैदाइश हुई है और 1914 ईस्वी में पानीपत ही में आपका इंतकाल हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने जो है, फराग गोरखपुरी को उनकी किस किताब के लिए ज्ञानपीठ इनाम दिया गया, ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया? गुल नगमा, नक्श फरियादी, रूह कायनात, उर्दू की इश्किया शायरी। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी गुल नगमा। ये इनाम आपको कब दिया गया था? तो नोट कर लीजिएगा 1969 में, जो कि उर्दू का पहला ज्ञानपीठ इनाम है। तो ये हो गए आपके मुख्तसर सवालात यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गए। कौन से क्वेश्चन होंगे? ऑब्जेक्टिव। अब इसके बाद देखिए मुख्तसर सवालात हैं, मुख्तसर तरीन सवालात हैं। मरसिया के कितने अज्जाए तरकीबी होते हैं, इसको लिखना है। उर्दू का पहला नावल निगार किसे कहा गया? फानी बदायूनी का पूरा नाम क्या है? तो मैं कई बार बता चुका हूं आपको, मरसिया के अज्जाए तरकीबी कितने हैं? 8। उर्दू का पहला नावल निगार किसे कहा गया? डिप्टी नजीर अहमद को। फानी बदायूनी का पूरा नाम क्या, अभी मैंने आपको बता दिया, शौकत अली खां। इसके बाद है मुख्तसर सवालात हैं। इंशाइया निगारी की तारीफ बयान करते हुए 5 अहम इंशाइया निगारों के नाम लिखिए। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, सितारों के आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क़े इम्तिहान और भी हैं, इस शेर की तशरीह जरूरी हवालों के साथ कीजिए। आप सबको मालूम होना चाहिए ये शेर किसका है, अल्लामा इकबाल का है। गजल पर मुख्तसर नोट लिखिए। आगे देखिए, मुंतजिल में से किसी 5 मुहावरों से जुमले बनाइए, ये आपको करना है। इसके बाद देखें तफसीली सवालात आपके सामने हैं। एक इक़्तिबास दिया गया, हिंदुस्तानी घरानों में चारपाई को ड्राइंग, जैसे आपने देखा चारपाई, तो समझ लीजिए कि ये जो इक़्तिबास है किस मजमून से लिया गया है। तो मालूम होना चाहिए रशीद अहमद सिद्दीकी का जो इंशाइया है चारपाई, उसी से इक़्तिबास माखूज है। तो उसी की रोशनी में आपको जो है इसकी तशरीह करनी है। उसी की रोशनी में तशरीह करनी, कैसे लिखना है हम कई क्लास में आपको बता भी चुके हैं तशरीह कैसे करनी। हेडिंग आप लगाएंगे, जवाब नंबर 8 लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद में आप सबसे पहले हेडिंग क्या लगाएंगे? सियाक़ो सबाक। क्या हेडिंग लगाएंगे? सियाक़ो सबाक। इसके बारे में लिखेंगे आप ये इक़्तिबास, ठीक है, रशीद अहमद सिद्दीकी के इंशाइया चारपाई से माखूज है, इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद में ये जो इक़्तिबास दिया गया इसकी तशरीह आपको लिखनी है, तो हेडिंग लगाएंगे तशरीह या फिर मतलब। और उसके बाद में ये जो इक़्तिबास दिया गया इसी को आपको हुबहू नहीं नकल करना है, बल्कि कुछ चेंजेस के साथ में मुश्किल अल्फाज को आसान लफ्जों में चेंज करते हुए इसकी बेहतरीन तशरीह तैयार करनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, मुंदरजा ज़ैल उन्वानात में से किसी एक पर मजमून लिखिए। मजमून भी आपको लिखना है, मेरा पसंदीदा शायर, इल्म की बरकतें, पाबंदी वक्त की अहमियत, मौसम सरमा, कोरोना वायरस के हमारे जिंदगी पर मुज़िर असरात, इनमें से किसी एक पर आपको लिखना है। इसके बाद में एक और इक़्तिबास आपको दिया गया, इसकी आपको जो है इसका आपको खुलासा लिखना है। जैसे आपको समरी लिखनी होती है इंग्लिश में, वैसे यहाँ पे जो है इसका खुलासा आपको लिखना है, सारांश इसे हिंदी में कहते हैं। तो खुलासा कैसे लिखने होंगे? इसमें जो आपको लगता है कि ये सेंटेंस अगर हम हज़फ पर भी कर देंगे, इसको नहीं भी लिखेंगे तो खुलासा तैयार हो सकता है। कहने का मतलब ये कि इसको पढ़ लीजिए और आसान लफ्जों में अगर आप लिख सकते हैं तो लिखिए पहली चीज, तो ये प्रेफरेंस उसको दीजिए। अगर नहीं लिख सकते हैं तो इसमें जो भी दिया गया है, जो सेंटेंस है उनमें जो मुश्किल अल्फाज लगते हैं उसमें जरा सा रद्द बदल करके आप इसका खुलासा लिख दीजिए। अगला क्वेश्चन है, मुंतजिल अदीब या शायर में से किसी एक के हालात जिंदगी और अदबी खिदमात पर रोशनी डाली है, यानी आपको सवाने हयात लिखनी है। मिर्जा मोहम्मद हादी रुस्वा की, रशीद अहमद सिद्दीकी की, या फराग गोरखपुरी की, या फिर मोहम्मद इकबाल की, इनमें से किसी एक की आपको सवाने हयात लिखनी है। चलिए देखिए कैसे करते हैं। मुख्तसर तरीन सवालात में जवाब नंबर 1, मरसिया के 8 अज्जाए तरकीबी, चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रज, जंग, शहादत, बैत। पूछा गया था उर्दू का पहला नावल निगार, तो नोट कर लीजिए उर्दू का पहला नावल निगार डिप्टी नजीर अहमद को कहा गया है। पूछा गया था कि फानी का पूरा नाम क्या है, तो नोट कर लीजिए शौकत अली खां। अगला क्वेश्चन है, आपसे कहा गया था इंशाइया की तारीफ लिखिए, इंशाइया किसे कहते हैं और 5 अहम इंशाइया निगारों के नाम भी बताइए। तो इंशाइया किसे कहते हैं यहाँ पे हमने डिटेल में मेंशन कर दिया है। इंशाइया निगारी की सिर्फ उर्दू में अंग्रेजी से आई है। अंग्रेजी में इसे ऐसे कहते हैं, इब्तिदा में मजमून निगारी और इंशाइया निगारी में ज्यादा फर्क नहीं था, मगर रफ्ता रफ्ता इनमें फर्क पैदा होता गया, यहाँ तक कि इंशाइया के अलहदा सिर्फ करार पाई। इंशाइया निगार अपने मखसूस जाती मुशाहिदात और तासुरात को बेबाकी और बेतकल्लुफी से बयान करता है।
کہا جاتا ہے کہ عشائیہ میں سنجیدہ اور غیر سنجیدہ موضوعات سے متعلق خیال کے تمام مرحلے خوش طبعی کے ساتھ طے کیے جاتے ہیں۔ یہ بات میں بات پیدا کرنے کا فن ہے۔ عشائیہ نگار مفہوم سے خالی گفتگو میں بھی معنی پیدا کر دیتا ہے، لیکن کبھی کبھی اس کے برعکس بھی ہوتا ہے۔ اختصار اس کی پہچان ہے، اس میں مزاح یا ٹھٹول کی جگہ ہلکی زیر لب ہنسی پنہاں ہوتی ہے۔ خیال آفرینی اس کی اہم خصوصیت ہے۔ اردو میں فرحت اللہ بیگ، پطرس بخاری، خواجہ حسن نظامی، رشید احمد صدیقی، مشتاق احمد یوسفی نے اعلیٰ معیار کے انشائیے لکھے ہیں۔ اگلا کوشچن دیکھیے، آپ کو علامہ اقبال کا ایک شعر دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا اس کی تشریح لکھیے۔ ٹھیک ہے، آپ کو علامہ اقبال کا شعر دیا گیا تھا، کہا گیا تھا اس کی تشریح لکھیے۔ میں شعر بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں، دیکھیے یہاں کہا گیا ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق امتحان اور بھی ہیں، اس شعر کی ضروری حوالوں کے ساتھ میں تشریح کیجیے۔ اب کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ علامہ اقبال کا شعر، تو ڈائریکٹ ہم یہاں پہ ہیڈنگ کیا لگا لیں گے؟ تشریح۔ ہیڈنگ ہم لگائیں گے کیا؟ تشریح، اور اس کے بعد لکھنا شروع کر دیں گے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ صرف زمین انسان کے عزائم اور ولولوں کی انتہا نہیں ہے، یہ نیلگوں آسمان زمین جیسے بے شمار سیاروں کو اپنے دامن میں چھپائے ہوئے ہیں، جو انسان کی ہمت اور ارادوں کے منتظر ہیں۔ عشق کا لفظ اقبال کی شاعری میں ایک اصطلاح کی حیثیت رکھتا ہے۔ عشق سے مراد انسان کا بنیادی جذبہ حیات ہے، جس کی تمنا اور ولولوں کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی، یعنی ہمارے سامنے جو ظاہری اسباب نظر آ رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی اور دنیا ہے۔ ابھی عشق کے امتحان اور بھی، ابھی ہماری محنت کے، ابھی ہمارے حوصلوں کی اور بہت بڑی دنیا ہے۔ تو یعنی اس کی اپنے الفاظ جو بھی آپ کو سمجھ میں آتا ہے، آپ کو تشریح لکھنی ہے۔ اب پوچھا گیا تھا غزل کسے کہتے ہیں؟ غزل پر ایک نوٹ لکھیے، تو غزل پہ نوٹ ہم نے یہاں پہ دیکھیے مرتب کیا ہے۔ غزل عربی زبان کا لفظ ہے جس کی معنی عورتوں سے باتیں کرنے کے ہیں۔ عشق و محبت غزل کے خمیر میں داخل ہے، لیکن غزل صرف محبت کے موضوعات تک محدود ہی نہیں، اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ اس میں سماجی و سیاسی، فلسفہ و تصوف اور زندگی کے مختلف پہلوؤں کی ترجمانی موجود ہے۔ غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف، تو اسے مطلع کہا جاتا ہے۔ پہلے مطلع کے بعد آنے والے مطلع کو حسن مطلع کہتے ہیں۔ غزل کے تمام مصرے ایک ہی وزن اور ایک ہی بحر میں ہوتے ہیں۔ غزل کے سب سے اچھے شعر کو بیت الغزل کہتے ہیں، ابھی میں نے آپ کو بتایا بھی تھا۔ غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، اسے مقطع کہا جاتا ہے۔ غزل کا ہر شعر ایک مکمل اکائی ہوتا ہے اور کسی ایک مفہوم کا تاثر پیش کرتا ہے۔ ایجاز و اختصار غزل کی خصوصیات میں سے ہے۔ اردو میں بہت سے شعراء نے غزل سے اپنے کلام کی شروعات کی۔ میر تقی، غالب، مومن، حالی، شاد، جوش، حسرت، اقبال، فیض، اصغر، جگر اور فانی وغیرہ نے غزل کو فروغ دیا۔ تو اس طرح سے ان سبھی کوشچنز کے جواب ہم ایگزام میں لکھیں گے۔ تو آج کے سیشن میں ہم نے جو ہے ایک کمپلیٹ ماڈل پیپر کو حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے ایگزام میں یہ کوشچن اور یہ پیٹرن ضرور نئے پیپر کو سوالو کرنے میں آپ کی مدد کرے گا۔ تو میں آپ سبھی سے کہنا چاہوں گا کہ ابھی بہت بڑی تعداد اسٹوڈنٹس کی جنہیں اس چینل کے بارے میں معلومات حاصل نہیں ہے، اور وہ اس طرح کی کلاسز کے منتظر رہتے ہیں جس میں آپ کے پورے سلیبس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو آپ سبھی لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کلاس کو، جو بھی لوگ یو پی بورڈ کے ایگزام دینا چاہتے ہیں اور اردو ان کا سلیبس ہے، اردو میں پریشانی ہو رہی ہے، کیسے پیپر ہوگا، کیا چیزیں ہوں گی، کیسے حل کریں گے، تشریح کیسے لینی، اقتباس کیسے کرنا ہے، ان سبھی چیزوں کو حل کرنے کے لیے، ان سبھی چیزوں کا مداوع ہمارے پاس ہے۔ تو اس کلاس کو خوب شیئر کر دیجیے تاکہ وہ سبھی بھی آپ کی طرح سے مستفید ہو سکیں، فائدہ اٹھا سکیں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔